चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम आइंस्टाइन इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे एंड हमने ये देखा कि किसी मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन अगर फाई है, उस पर अगर हम सफिशिएंटली हाई एनर्जी की अगर लाइट डाल दें जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो इसमें से जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो बाहर निकलते वक्त अंदर जो मेटल का लैटिस है उसके अंदर कितनी टक्कर कर रहे हैं। जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन हम लोगों ने इस तरह से सीख रखी है कि दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस फाई, या फिर के मैक्स इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई, या फिर के मैक्स इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। ये जो फ्रीक्वेंसी है या फिर ये जो लैम्डा है, ये एफ और फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है किसकी, जो लाइट आपने इंसिडेंट की है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने इंसिडेंट की है उसकी। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो कि 0 से लेकर के मैक्स के बीच में वेरी करेगी। एग्जैक्ट कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने अंदर कितने कॉलिजन्स किए, जैसे हमने भी फिलहाल बात की थी पहले। ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 2 छोटे छोटे हेडिंग्स डालिए। सबसे पहले थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, छोटी सी हेडिंग डालिए, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिससे जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इस फ्रीक्वेंसी से अगर छोटी फ्रीक्वेंसी अगर मैं मेटल सरफेस पर इरेडिएट करता हूं, गिराता हूं, तो किसी प्रकार का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। इट मीन्स दैट इट इज द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, या फिर इट इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन जस्ट एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, और इट कैन जस्ट एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेगा बेटा, इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम एफ थ्रेशहोल्ड ऐसे लिख सकते हैं। लिखना बेटा, it is the least frequency which can just emit an electron out of a metal। किसी मेटल में से जस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, दैट लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात सुनेंगे बेटा, अब मैंने क्या रखा है कि मुझे फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए, इसका मतलब उस फोटोन के पास एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। किसी भी मेटल सरफेस से जिसका वर्क फंक्शन फाई है, उसमें से अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो पक्की बात है कि उसके पास जो भी एनर्जी है वो फाई से छोटी तो नहीं होनी चाहिए। तो पक्की बात है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई। इक्वल टू मैंने ऐसे लगा दिया कि मान लो कि मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर फोटोन गिरा दिया तो वो उस फोटो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल देगा। हाँ, जस्ट बाहर अगर निकाल देगा तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी बाहर निकलती वो 0 होगी, लेकिन वो जस्ट उस मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैंने ये इक्वलिटी लगा दी है। आइडियली आपके फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पज मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मेटल सरफेस का अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है
तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर फोटोन गिराऊंगा तो वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर है तो बिना कोई टक्कर की अगर वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही उसके पास एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और बिल्कुल आराम से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इक्वलिटी लगा दी है। एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं H इंटू एफ। दिस इज द, अब मैं कहूं कि उस फोटोन की जो एनर्जी है वो लीस्ट कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे सर मिनिमम एनर्जी फोटोन की जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके वो तो फाई के बराबर है। बेटा एनर्जी लीस्ट होगी तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी भी तो लीस्ट होगी, एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी as we were talking about, this least frequency is all obviously known as threshold frequency. तो h into f threshold should be equal to 5, या फिर बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया 5/h। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 5/h। चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज बेटा ठीक है, लॉजिक्स पता होना चाहिए। तो किसी सवाल के अंदर मैं आपको फाई दूं, वर्क फंक्शन दूं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों आपस में बड़े आराम से रिलेट हो सकते हैं। तो कोई कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें वर्क फंक्शन दे रखा होगा, कोई कोई सवाल होगा जिसके अंदर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। एक ही बात है, दोनों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। एक बात और बेटा, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है दैट विल बी HF। F मतलब वो लाइट जो आपने फेंकी है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज S इंटू एफ थ्रेशोल्ड। तो आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज HF माइनस एफ थ्रेशोल्ड। दिस इज द Kmax। दिस इज द Kmax। दो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। बेटा सीजियम का वर्क फंक्शन सवाल में गिवन है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अभी निकालते हैं। वी नो दैट कि वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज H इंटू एफ थ्रेशोल्ड। फाई हमें दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। चाहो तो आप इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो और H को आप ऑफकोर्स SI यूनिट में लिख सकते हो। एक काम और कर सकते हो कि अगर फाई आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में दे रखा है तो आप H भी इलेक्ट्रोवोल्ट में लिख सकते हो। और मैंने आपको H बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट में सिखा रखा है शायद 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड इंटू एफ थ्रेशोल्ड। इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, इधर जूल लिखते तो इधर भी जूल लिखते, इधर इलेक्ट्रोवोल्ट लिख दिया तो इधर भी इलेक्ट्रोवोल्ट लिख दिया, मर्जी बेटा आपकी। मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया है 1.9 अपॉन 4.14 इंटू 10⁻⁻15, अगर ऊपर किया तो 10⁻15 अपॉन सेकेंड। बेटा 1 अपॉन सेकेंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज हर्ट्स। ये आपका आंसर है बेटा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दूं इसकी। मैं तो बेटा कैलकुलेटर यूज करता हूं, आप लोग मत क्या करो। हाँ, मुझे क्या डिवाइड करना है, 1.9 डिवाइडेड बाई 4.2। हाँ बेटा क्या था, एक मिनट बस। हाँ, 1.9 डिवाइडेड बाई 4.14, मेरे पास 0.458 आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.58 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ये बेटा आपका आंसर है ना। मैं तो ठीक है बच्चों, है ना, कैलकुलेटर वगैरह से कर लेता हूँ। आप लोग है ना थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि आप लोग कैलकुलेटर यूज ना करें, आप तो पूरी कैलकुलेशन करें, ठीक है। फिर ना एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सा सवाल और। दैट इज ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
ऑफ emitted photoelectron and frequency. frequency किसकी? frequency of light incident. बट आपने जो लाइट इंसिडेंट की है उसकी फ्रीक्वेंसी और Kmax के बीच में आपको ग्राफ बनाना है. अभी बनाते हैं. मैथमेटिक्स भी हमारी हेल्प करेगी और ऑफ कोर्स हमारे लॉजिक्स भी हमें हेल्प करेंगे. सुनना बच्चों, आपके पास ये कोई मेटल सरफेस है. इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो फाई है. मैंने कोई लाइट गिराई है बेटा इस पे. जो लाइट गिराई है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ. मैं इस एफ को वेरी करूंगा और यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो देखूंगा. देखता हूं कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, ये जो लाइट गिर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कैसे रिलेट होती है. तो बड़ा ग्राफ, तुम कोई भी ग्राफ बनाने से पहले इक्वेशन सोचते हो. आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, Kmax और फ्रीक्वेंसी के बीच मुझे ग्राफ पता है. Kmax इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट दैट इज HF माइनस ऑफ कोर्स इस मेटल का वर्क फंक्शन. Kmax पर पावर 1 है, F पर पावर 1 है. इट मीन्स दैट लीनियर इक्वेशन है. ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन. और ये जो H है, यू नो इट वेरी वेल कि इट इज योर स्लोप एंड दिस माइनस फाई इज योर y इंटरसेप्ट. बेटा इतनी तो हम लोगों को मैथमेटिक्स आती है. ये जो H है ये हमारा स्लोप है और जो y है, सॉरी, जो माइनस फाई है ये हमारा y इंटरसेप्ट है. तो अगर मैं y एक्सिस के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखूं और अगर x एक्सिस के अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाइए जिसका स्लोप h हो. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट है तो पॉजिटिव आना चाहिए. y इंटरसेप्ट है नेगेटिव, तो नीचे से यूं चलते 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 आपका ग्राफ आएगा. ग्राफ विल बी लाइक दिस. ग्राफ विल बी लाइक दिस. मैथमेटिकली ग्राफ विल बी लाइक दिस. अब हम हल्का सा सोचना स्टार्ट करते हैं. हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो जरूर हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ये मैंने काट दिया, ये मैंने डैश डैश कर दिया. मैं जानता हूं कि y इंटरसेप्ट है -5, तो ऑफ कोर्स दिस इज -5. एक बात और बेटा, मैं जानता हूं कि हमारे पास फॉर्मूला था Kmax इज इक्वल्स टू H टाइम्स F माइनस F थ्रेशोल्ड. अगर मैं जो लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी और Kmax आपका 0 आएगा. आना भी चाहिए था क्योंकि वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है. वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी जिससे जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके और जिससे जस्ट कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, दैट फ्रीक्वेंसी इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर जो हमने लाइट इंसिडेंट की है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो उस केस में जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन होगा वो जस्ट बाहर आएगा, लेकिन उसके पास कोई स्पीड नहीं होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होनी चाहिए. हम कह सकते हैं कि फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी अगर आपने इंसिडेंट की तो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. अच्छी बात है बच्चों. तो हमारे पास Kmax और F के बीच में ये आपका ग्राफ है. यही नहीं बच्चों, अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है, आई कुड इजीली से कि tan थीटा इज योर H. IIT JEE एडवांस का सवाल था. Kmax और F के बीच में ग्राफ बना रखे थे. एक बार मेटल जो है वो लिथियम यूज कर लिया, एक बार मेटल बेटा मान लो कि सोडियम यूज कर लिया, और फिर बताया कि दोनों ग्राफ का जो स्लोप है उसका रेशो बताओ. अब तुम इस बात को तो समझ गए, चाहे तुम लिथियम यूज करो चाहे सोडियम यूज करो, सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन ही तो अलग अलग आएगा. स्लोप तो H है, H तो सबके लिए सेम है, तो ऑफ कोर्स दोनों केस में स्लोप आएगा सेम, तो रेशियो आएगा 1.
ये IIT JEE एडवांस का सवाल था, वैल्यूज में भी डिफरेंट बट है ना सवाल ऐसा ही था। ठीक है, IIT JEE एडवांस का सवाल था और पेन चलने की कोई जरूरत थी नहीं, सीधे ही आंसर लिख सकते थे। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो मैंने एफ थ्रेशोल्ड से छोटी फ्रीक्वेंसी वाला सारा जो ग्राफ था उसको डॉटेड बना लिया मैंने, बाकी आपका काम बन गया। ये आपका ग्राफ, फेयर इनफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, मैं एक बार आइंस्टाइन इक्वेशन को फिर से देखता हूं। जो सबसे फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी इज hc बाई लेमडा माइनस फाइव। सवाल में या तो फाइव दे रखा होगा या ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, एक ही बात है। ये जो h इंटू सी है इसको हल्का सा बड़ा गौर से देखो। h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी हम जानते हैं बेटा 3 इंटू 10⁸8 SI यूनिट में अगर बात करें तो। लेकिन सारी चीजें बेटा हम इलेक्ट्रोवोल्ट में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप शीट देखोगे, HCV देखोगे, कोई और बुक देखोगे तो आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि अक्सर चीजें इलेक्ट्रोवोल्ट में ज्यादा दे रखी हैं। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर दे रखी है तो हम इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए H को 4.14 इंटू 10⁻⁻15 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं। ये तो 3 इंटू 10⁻8 है। इसको अगर मैं चाहूं, ये तो हो गया इलेक्ट्रोवोल्ट, और मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहता हूं। किस में लिखना चाहता हूं? एंगस्ट्रॉम में। तो मैंने इसको लिख दिया 10⁻18 एंगस्ट्रॉम। क्या लिख दिया बेटा? 3 इंटू 10⁻18 एंगस्ट्रॉम। सही लिखा ना? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड को मैंने एंगस्ट्रॉम पर सेकंड लिख दिया। ये आपका इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकंड था। सेकंड से बड़ा आपका सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। बेटा मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 124 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। आप चाहो तो बेटा ऐसे याद भी कर सकते हो कि H इंटू सी जो है वो इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम में अगर देखें तो 12420 है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, रेदर ये आपको सवाल के अंदर गिवन होगी। चाहे वो जेई मेन का सवाल हो, चाहे एडवांस का सवाल हो, चाहे बिट्स का सवाल हो, चाहे ओलंपियाड का सवाल हो, H इंटू सी की वैल्यू आपको दे रखी होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बेटा इसको ऐसे भी लिखा होगा, कई जगह इसको ऐसे भी लिखा होगा 1242 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर। हाँ, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं लगभग हर सवाल के अंदर H इंटू सी की वैल्यू जो है वो 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम ही यूज करूंगा। अक्सर बुक्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो बेटा 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम भी दे रखी होती है। जो भी सवाल के अंदर वैल्यू दे रखी हो H इंटू सी की, आप वही यूज करना। ठीक है, हमने निकाली कि रफली बेटा इसकी वैल्यू 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। तो हमारे पास के मैक्स जो है उसका एक फॉर्मूला और अच्छा बन गया। क्या? कि H इंटू सी तो याद ही रख दो 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। नीचे जो अपने लाइट फेंकी है उसकी वेवलेंथ लिख दो। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ये वाला एंगस्ट्रॉम क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ गई आपके पास उस फोटोन की एनर्जी जो फोटोन मेटल पर गिरा है। इसमें से आपका वर्क फंक्शन माइनस कर दो। ये वर्क फंक्शन अक्सर किस में दिया होगा? इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो आपका फाइनली जो केमैक्स है वो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। जूल में अगर आपको चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रोवोल्ट को तो बड़ा जूल में कन्वर्ट कर ही सकते हो। यू नो इट वेरी वेल कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट
मैं बेटा कई बार बता चुका हूं, इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। H इंटू सी की वैल्यू मैंने निकाली जरूर है, लिखी जरूर है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। आप ना भी याद रखो तो बड़ा चल जाएगा, सवाल के अंदर पक्का दे रखी होगी, चिंता ही नहीं करनी बेटा आपको, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी बेटा H इंटू सी की वैल्यू की, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर से बेटा वही कहानी, मेरे पास ये मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो फाई है। मैंने इस पर लाइट गिराई, इस बार मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी की बजाय लाइट की वेवलेंथ डिस्कस कर रहा हूं। लाइट गिराऊंगा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी एनर्जी को हम केमैक्स कहते हैं। अब वही कहानी रिपीट कर रहा हूं, बस फ्रीक्वेंसी की बजाय मैं लैम्डा शब्द यूज करूंगा। मैं अगर कम से कम एनर्जी का फोटोन अगर गिराऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कम से कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। एनर्जी अगर कम से कम होगी फोटोन की तो लैम्डा ज्यादा से ज्यादा होगा, बिकॉज वी नो दैट कि एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। एनर्जी कम से कम तो लैम्डा ज्यादा से ज्यादा। अगर एनर्जी फोटोन की इस वर्क फंक्शन से भी कम हुई तो हम जानते हैं कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इस एनर्जी में एक लिमिट है कि एक फाई से छोटी एनर्जी का जो फोटोन है वो अगर हमने फेंक दिया तो वो फोटोन किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर एनर्जी की लिमिट कम से कम है तो इसका मतलब लैम्डा की लिमिट ज्यादा से ज्यादा है, कि इससे ज्यादा लैम्डा का अगर आपने फोटोन गिरा दिया तो वो फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि एनर्जी कम से कम तो लैम्डा ज्यादा से ज्यादा। इट मींस दैट लैम्डा की एक रेंज होगी कि इस लैम्डा तक के जो फोटोन है वही फोटोन जो है वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा लैम्डा अगर हमने इंसिडेंट किया, उससे ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन अगर हमने इंसिडेंट किया तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। एंड दिस मैक्सिमम लैम्डा व्हिच कैन जस्ट एमिट इन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कम से कम तो लैम्डा ज्यादा से ज्यादा। तो आप ऐसा कह सकते हो, मैक्सिमम wavelength of light which can just emit an electron from a metal surface is known as थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और हम जानते हैं कि जो लाइट हमने इंसिडेंट की है उसकी एनर्जी शुड बी लेस देन, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। लीस्ट एनर्जी, मिनिमम लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन जो जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाए वो कितनी होगी? 5। एनर्जी को हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा। ये अगर एनर्जी कम से कम तो ऑफ कोर्स ये लैम्डा ज्यादा से ज्यादा, और ये जो लैम्डा ज्यादा से ज्यादा है इसी लैम्डा को हमने क्या बोल दिया बेटा? लैम्डा थ्रेशोल्ड, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू hc अपॉन 5। और अच्छी बात तो यह है कि हमने H इंटू सी याद कर रखा है, 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन बेटा 5 हमें अक्सर सवाल के अंदर इलेक्ट्रोवोल्ट में दे रखा होगा, तो इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ जाएगी बेटा किसमें? अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए
अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो पक्की बात है कि आप जो एनर्जी डाल रहे हो वो इस मिनिमम एनर्जी के या तो बराबर या उससे ज्यादा। एनर्जी अगर ज्यादा तो लैम्डा होना चाहिए कम। तो आप कह सकते हो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो लाइट आपने इंसिडेंट किए उसका लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा थ्रेशोल्ड। फ्रीक्वेंसी जो थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी या बराबर, और अगर लैम्डा की बात करें तो आपका जो लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे छोटा। लैम्डा छोटा होगा तभी तो एनर्जी ज्यादा। तो आप अगर चाहो तो बड़ा इस बात को याद रख सकते हो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपकी जो लैम्डा है और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस तरह से इन लिमिट्स के अंदर होंगी। तो मैं एक बार फिर से क्लियर करूं। अच्छा बेटा एक बात और यहां पे, लैम्डा थ्रेशोल्ड इनटू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। लैम्डा थ्रेशोल्ड आया था मेरे पास hc/5 और मेरे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड आया था 5/h। h से h, 5 से 5 कैंसिल, ही आ गया c। आना ही था एक ही वेव का लैम्डा उसी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वेव की वेलोसिटी के बराबर तो आता ही है। तो ये एक फॉर्मूला और याद कर सकते हो कि लैम्डा थ्रेशोल्ड इनटू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू सी। इसमें बेटा लैम्डा थ्रेशोल्ड अगर निकल जाएगा तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड तो निकल ही जाएगा। आसान सा काम है बच्चे, आपसे दो छोटे छोटे काम करवाते हैं आसान आसान से। चलिए दो छोटे छोटे सवाल कीजिएगा। सवाल इस तरह से, हमारे पास ये कोई मेटल सरफेस है, ऐसी मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है, ठीक है। फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालें और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालें। इतना सही सवाल है। तो हम जानते हैं इट्स वेरी इजी, फाई इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। बड़ा ये फॉर्मूला था। मैं कह सकता हूं कि लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू hc अपॉन फाई। वैल्यूज रख दीजिए, बड़ा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने h इंटू सी तो याद ही कर रखा है, 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। हमने जानबूझ के SI यूनिट में याद नहीं किया, हमने इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम में याद किया क्योंकि अक्सर सवाल उसी फॉर्मेट में पूछ रखे होते हैं। फाई हमें सवाल में दे रखा है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल और मेरे पास आंसर आ गया 6210 एंगस्ट्रॉम। 6210 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर है। बढ़िया आंसर। सर मुझे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड भी चाहिए। बड़ा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड चाहिए तो आप कह सकते हो कि वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू h इंटू एफ थ्रेशोल्ड। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कह दो कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इंटू लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू सी। तो मेरे पास आ गया फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू सी कितना बेटा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा थ्रेशोल्ड मेरे पास है 6210 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻80 डिवाइडेड बाई ये आंसर आ गया। सोल्व इसको कर लेना तुम लोग, इसको सोल्व तो कर लो, है ना। 1/सेकंड को मैंने जानबूझ के हर्ट्ज लिख दिया। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलो बच्चों मैं इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, मुझे तो वैसे भी। हाँ बेटा क्या लिखना है मेरे को, फोर 4.83 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गया होगा, है ना। बाकी बेटा एक बार तुम कैलकुलेशंस तो चेक करते रहना यार। अब अगर आप ये चाहते हो कि इस मेटल सरफेस से
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो जो भी आपने लाइट गिराई है उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.83 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो इस लाइट की वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू, बड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना और लैम्डा छोटा होना एक ही बात है, लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6210 एंगस्ट्रॉम। आप जो लाइट गिरा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा, वेवलेंथ इससे कम। फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स लैम्डा तो इससे कम होगा ही होगा। तो ऐसी बात है, ठीक है। ये है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सवाल ऐसा है कि हमने ना एक मेटल लिया, ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन है फाई, इस पर लाइट गिराई हमने ऐसे, अलग अलग वेवलेंथ लैम्डा की, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, उनमें से मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स में है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन Kmax वर्सेस 1/λ। Kmax है जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है जो अपने लाइट गिराई है उसकी वेवलेंथ। लैम्डा के साथ ग्राफ नहीं बनाना है, 1/λ के साथ बनाना है। 1/λ के साथ तो बहुत आसान है। जिन भी दो चीजों के बीच में वो ग्राफ प्लॉट करना है उनके बीच में कम से कम एक मैथमेटिकल इक्वेशन तो लिखो। अभी लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन हम जानते हैं Kmax इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस 5। मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं hc 1/λ की पावर 1 माइनस 5। देखना मुझे ग्राफ किन किन के बीच में बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है Kmax वर्सेस 1/λ। देखो Kmax पर पावर 1 है, 1/λ पर भी पावर 1 है, 1/λ पर तो पावर 1 ही है, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, लीनियर इक्वेशन। सिंपल शब्दों में कहूं तो y इज इक्वल्स टू, बेटा ये हमारा m, ये x एक्सिस के अलोंग है, प्लस c, स्लोप की वैल्यू तो आ गई है hc और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है माइनस 5। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप hc। ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप hc है, अगर ये एंगल थीटा है, आई कुड इजीली से कि tan थीटा इज इक्वल्स टू hc, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये चलते 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 ऐसे आएगा एंड दिस विल बी माइनस 5, दिस विल बी माइनस 5। मैं जानता हूं ये इसके बाद वाले को डॉटेड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये वो पॉइंट है 1/λ की लीस्ट वैल्यू है, ये 1/λ की वो लीस्ट वैल्यू है जिस पर जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। 1/λ की अगर लीस्ट वैल्यू है तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसे हम लैम्डा थ्रेशोल्ड बोलते थे। तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली 1/λ थ्रेशोल्ड, दिस इज बेसिकली 1/λ थ्रेशोल्ड। ये हमारे पास बड़ा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कोई बहुत हाई फाई ग्राफ तो है नहीं, आसान सा ग्राफ था। बड़ा समझ तो गए होंगे, मैथमेटिकली इजी ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिकली टफर साइड में एक हल्का सा ग्राफ आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए इतना मुश्किल है नहीं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इस तरह के हाइपरबोला वगैरह इस तरह की बातें बड़ा पहले से पढ़ रखी हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ और पूछ रहा हूं, कहानी वही, मेटल, वर्क फंक्शन फाई, अलग अलग वेवलेंथ गिरा रहा हूं, वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या क्या Kmax आता है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन Kmax वर्सेस लैम्डा। Kmax वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा रिलेटिवली टफर साइड का ग्राफ हो गया।
चिंता मत करो, इतना भी टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बेटा दिमाग तो हमें लगाना ही पड़ेगा। इक्वेशन लिखते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। के मैक्स इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। फाइव को इधर ले आओ, मेरे पास आ गया के मैक्स प्लस फाइव इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी। वाई एक्सिस के अंदर तो है के मैक्स, एक्स एक्सिस में है मेरे पास लैम्डा। ये h इंटू सी जो है, h भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, सो बेसिकली दिस इज कांस्टेंट। Basically this is constant. Basically this is constant. Something into something is equals to constant. X into y is equals to constant. It's an equation of hyperbola, rectangular hyperbola. अगर आपको बड़ा हल्का फुल्का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह नहीं आता तो मैं आपकी हल्की सी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे चलो मैं एक बार ना इस पर वापस से आऊँगा, है ना, मैं आपको हल्का सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास आ जाए x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, तो ये y है, ये x। x अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा तो y टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होगा, y टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होगा तो x टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा। आप लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होता है। क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ठीक है, अगर इसकी बजाय ऐसा लिखा हो कि y प्लस वाई नॉट इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि हमारा जो सारा का सारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट। इस तरह की शिफ्टिंग आप लोगों ने हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी भी हुई। आपका जो ग्राफ है बड़ा ही शिफ्ट हो जाएगा, और ये जैसे y की वैल्यू माइनस वाई नॉट के आसपास होगी, जैसे ही y की वैल्यू माइनस वाई नॉट के आसपास होगी वैसे ही ये वाली टर्म टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा और आपका x टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे बड़ा y की वैल्यू y नॉट के आसपास होगी, अदरवाइज बड़ा y की वैल्यू जीरो हो रही है तब होता है। उस केस में आपका तो सारा का सारा जो ग्राफ है, ये जो सारा का सारा हमारा जो ग्राफ है ये हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा माइनस वाई नॉट की तरफ, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये अगर y है तो ग्राफ विल शिफ्ट लाइक दिस, ये माइनस वाई नॉट, एंड योर एंटायर ग्राफ विल शिफ्ट लाइक दिस। विल शिफ्ट लाइक दिस। जैसे ही y की वैल्यू माइनस वाई नॉट के आसपास आएगी तो ये टर्म जीरो की तरफ, ये टर्म अगर जीरो की तरफ तो ऑफकोर्स आपका x इन्फिनिटी की तरफ। तो y की वैल्यू जैसे माइनस वाई नॉट के आसपास आएगी बेटा x आपका इन्फिनिट। हाँ, x अगर जीरो की तरफ आएगा तो ऑफकोर्स आपको y तो इन्फिनिट आएगा। तो इसी बात का फायदा उठाकर, ऐसी बातें आपको बड़ा हल्की फुल्की मैथ्स में पढ़ रखी होंगी किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म वगैरह करते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इंटू दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। y एक्सिस में तो मेरे पास है के मैक्स, x एक्सिस में मेरे पास है लैम्डा। अगर यहां पर फाई ना होता तो मैं ग्राफ बनाता ऐसा, लेकिन के मैक्स प्लस फाई है तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ? माइनस फाई की तरफ। तो बड़ा के मैक्स है y एक्सिस में, तो y एक्सिस में शिफ्ट करना पड़ेगा, माइनस फाई बड़ा यहां कहीं आएगा।
or your graph will not be like this, rather your graph will be like this. मैथमेटिकली आपका ग्राफ ऐसा आएगा, मैथमेटिकली आपका ग्राफ ऐसा आएगा। वो अलग बात है कि फिर आप सोचोगे सर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकते। सर यहां पर डॉट 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 लगा दो, लगा दी बेटा। वो सबसे बड़ा लैम्डा, वो सबसे बड़ा लैम्डा 1 लैम्डा सबसे छोटा था, लेकिन वो सबसे बड़ा लैम्डा जिस पर जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और जिस पर जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, भले ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, दिस वेवलेंथ इज योर लैम्डा थ्रेशोल्ड। उससे छोटे वाले कोई से भी लैम्डा रख लो, फोटोइलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा निकलेगा और कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी आएगी। लैम्डा जो लाइट आपने गिराई है उसका लैम्डा अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो हुआ, लैम्डा बहुत बहुत छोटा हुआ, तो ऑफ कोर्स फोटोन की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा होगी। फोटोन की एनर्जी अगर बहुत बहुत ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी। दिस इज द परफेक्ट ग्राफ ऑफ Kmax वर्सेस लैम्डा। ये नीचे वाला हिस्सा बेटा मैंने क्यों मिटा दिया आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है और लैम्डा थ्रेशोल्ड से ज्यादा लैम्डा पर कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मैथमेटिकली तो पूरा ग्राफ आ रहा था, हमने दिमाग लगाकर ये आगे वाला पोर्शन तो हटा ही दिया। आई होप मजा आ गया होगा, ठीक है बेटा। और ये शिफ्टिंग विफ्टिंग बेटा मैंने हल्का सा टाइम जरूर लगाया, वो तो खास तौर से उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने बेटा शुरुआत में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के अंदर इस तरह की बातें ना पढ़ी हो। हालांकि मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ाते वक्त बेटा आपको ये शिफ्टिंग विफ्टिंग या फिर रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह सिखा देते हैं, तो उन बच्चों को तो बेटा ठीक है और ट्रिवियल लगा होगा और आसान लगा होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैं इसको बेटा मिटा रहा हूं। चलिए बेटा एक छोटी सी बात और फिर सवाल करते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। हमारे पास ये था कि जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज ऑफ कोर्स hc बाय लैम्डा माइनस 5 या फिर hf माइनस 5। ये हमारे पास इक्वेशंस बढ़िया थी, मैं इसको हल्का सा बड़ा और बढ़िया कर रहा हूं। दिस Kmax कैन ऑल्सो बी रिटन एज एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड, hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड, या फिर उसी काइनेटिक एनर्जी का मैं एक फॉर्मूला और निकाल, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, hc बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। Kmax can be written as energy of one photon minus work function. Work function can be written as h into f threshold. h को बाहर निकाल लूं तो f minus f threshold. This is Kmax. These are the alternate form of our Einstein's equation. Einstein's equation में हमने phi लिखा था, अब मैंने phi को रिप्लेस कर दिया है किस किस से बेटा, हमने रिप्लेस कर दिया है hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड से, और किससे रिप्लेस किया अपन ना, h इंटू एफ थ्रेशोल्ड से। चलिए बच्चों कुछ सवाल करते हैं बढ़िया बढ़िया से। अच्छे अच्छे बड़ा कुछ सवाल हैं, कीजिएगा। सबसे पहला सवाल बड़ा, हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है बच्चों, इट्स
threshold wavelength is 6210 angstrom, is 6210 angstrom. Find work function of metal. दूसरा kinetic energy of fastest emitted electron if light of wavelength 7000 angstrom is incident. चलिए बेटा, दो सवाल है, अभी करते हैं। लेम्डा थ्रेशोल्ड मुझे दे रखा है और वर्क फंक्शन पूछा है। वर्क फंक्शन और लेम्डा थ्रेशोल्ड एक ही बात है, आपस में दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं। वी नो दैट कि वर्क फंक्शन इज HC अपॉन लेम्डा थ्रेशोल्ड। HC बेटा चाहो तो सब कुछ SI यूनिट में लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको HC याद करा रखा है। आपको सवाल के अंदर HC वो नहीं लिखना जो मैंने आपको याद करा रखा है, वो लिखना है जो आपको सवाल में दे रखा है। मैंने सवाल में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि हमने जो निकाला वही यूज करना, ठीक। दैट इज 12420 एंगस्ट्रॉम, सॉरी इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेम्डा थ्रेशोल्ड। लेम्डा थ्रेशोल्ड इज गिवन एज 6210 एंगस्ट्रॉम। बड़ा मेरे ख्याल से एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल और ये 2 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला आंसर तुम्हारा आ चुका है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट एमिट इलेक्ट्रॉन इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट। वैसे तुम्हारे पास फॉर्मूला ये है कि जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स HC बाई लेम्डा माइनस 5। अब हमने इस मेटल पर जो वेवलेंथ गिराई है वो 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो HC की वैल्यू हमें पता है, लेम्डा हमें पता है, 5 हमने पहले से निकाल रखा है, वैल्यूज रख दो। लेकिन वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं, अगर आप वैल्यूज रखोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। सर बिना सोल्व किए आपने कैसे बता दिया? मैंने ऐसा इसलिए बता दिया कि हमने जो वेवलेंथ आपको दे रखी है ये वाली वेवलेंथ तो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से भी ज्यादा है। इसका मतलब इस वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उसके पास तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो बहुत दूर की बात है, उसके पास तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। और इतनी लेस एनर्जी का जो फोटोन होगा वो तो मेटल में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, हम जवाब लिख देंगे कि देयर विल बी नो फोटोन एमिटेड, किसी प्रकार का कोई फोटोन एमिट होगा ही नहीं। एनर्जी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, नेक्स्ट इज find kinetic energy of the fastest emitted electron if light of wavelength this much is incident। अगर हमने इतनी वेवलेंथ की अगर लाइट अगर इंसिडेंट की है तो फास्टेस्ट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? वेरी सिंपल। अब हमने देख लिया है कि आपने जो वेवलेंथ गिराई है ये वाली वेवलेंथ तो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी है। इसका मतलब इस फोटोन के पास तो एनर्जी पक्की बात है कि हमारे 5 से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बड़े आराम से फोटोन निकाल सकता है। और आप बड़े आराम से कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, कि Kmax इज इक्वल्स टू HC बाई लेम्डा माइनस 5। HC है 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, लेम्डा बेटा मेरे पास 3105 एंगस्ट्रॉम माइनस, बेटा 5 लिखना चाहो 5 लिख दो, अदरवाइज HC अपॉन लेम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकते हो। लेम्डा थ्रेशोल्ड अपने पहले से लिख रखा है। बेटा मैं इसको 2 इलेक्ट्रोवोल्ट लिख दूं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से ये 4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा। 4 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इज बेसिकली 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये है आपके पास सबसे जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द Kmax।
अब IIT JEE एडवांस के अंदर सवाल जो पूछते हैं ना, वो ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो कि ना, वो मल्टीपल चैप्टर से रिलेटेड सवाल हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला वो यूँ निकला और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो V क्रॉस भी आएगा इस तरफ, ये बड़ा चार्ज नेगेटिव है इसलिए सेंटर आएगा इस तरफ, इसका मोशन सर्कुलर होगा। उस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। तो रेडियस वगैरह बेटा फॉर्मूला तुम्हें याद ही है 2πm/qb, ठीक है बेटा, सॉरी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें याद है 2πm/qb, और रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा mv/qb, रेडियस का फॉर्मूला होता था mv/qb, बड़ा mv को हम √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन EB ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तो उसका क्या रेडियस होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, इस तरह की बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह के सवाल बेटा अपनी शीट में भी हो और HCV के अंदर भी हो, तो वो तो बहुत ही ट्रिवियल हो गए। मेन काम तो सिर्फ और सिर्फ Kmax निकालना है, उसके बाद तो सवाल जो है वो बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले सवाल हुआ करते बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएंगे। आगे चलिए बच्चों, ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज हमारे पास एक मेटल है, इस मेटल की मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻13 हर्ट्ज बेटा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फाइंड इट्स वर्क फंक्शन, इस मेटल का बड़ा आपको वर्क फंक्शन निकालना है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर मैं इस पर लाइट इंसिडेंट करूं ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 14 हर्ट्ज is incident on it, find maximum kinetic energy of emitted photoelectron। अभी सोचते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वर्क फंक्शन पूछा है। अरे तो एक चीज ही होती है, डिफरेंट थोड़ी है, इनका रिलेशन तो हम जानते ही हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू H × F थ्रेशोल्ड। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू H × F थ्रेशोल्ड। वर्क फंक्शन अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो H भी इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखो, H इलेक्ट्रोवोल्ट में। वैसे तो मैंने आपको याद करा रखा है, अगर यही सवाल JEE में आया, बिट्स में आया, एडवांस में आया, ओलंपियाड में आएगा तो H की वैल्यू दे रखी होगी, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने जरूर याद करा रखी है 4.14 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट। अरे बेटा इसको 14 लिखना, इसको 15 लिखना, ठीक है, तभी बेटा अच्छी वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज चेंज कर देना। हाँ, 4.14 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू F थ्रेशोल्ड, सॉरी इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज बेसिकली 1/सेकेंड, 1/सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। बेटा देखना क्या आंसर आ गया। बेटा शायद चेक करना कैलकुलेशन, बेटा आप लोग भी साथ साथ देखते रहना यार। हाँ बेटा 20.7 × 10⁻⁻1 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट की आपका वर्क फंक्शन आ गया। अच्छी बात है, इस मेटल का वर्क फंक्शन आ गया। अब मैंने ऐसी लाइट यूज की जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है,
तो इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके पास जो फोटोन की एनर्जी होगी वो पक्की बात है कि इस वर्क फंक्शन से तो ज्यादा होगी। और अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का अगर फोटोन आपने गिराया है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन बिना किसी टक्कर किए अगर इस मेटल सरफेस से अगर बाहर निकलता है तो उसके पास पक्की बात है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं HF - 5। HF बड़ा H कितना है? H बड़ा भाई 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10⁻15 माइनस 2.07। बेटा ये 10⁻15 कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से 2.07 ये आंसर आ गया होगा। आंसर कम्स आउट बाई 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है। जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो उन फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। शीट में इस तरह के सवाल भी होंगे, जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस में इस तरह के सवाल भी पूछ रखे हैं कि बताओ कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी स्पीड कितनी है। तो बेटा थोड़ी सी मजदूरी और है, मजदूरी तो है ही कि आपको बेटा हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट करना पड़ेगा। वो अलग बात है बेटा कि आंसर आपके SI यूनिट में होंगे तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, SI यूनिट में। तो चलिए एक सवाल मैं भी करा देता हूं। इसी में अगला सवाल लिखिए, इसी में अगला सवाल लिख लीजिए, इसी में अगला सवाल लिख लीजिए। थर्ड, इसी का दूसरा पार्ट है फाइंड स्पीड ऑफ फास्टेस्ट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड बताओ। अरे भाई जब काइनेटिक एनर्जी पता है तो स्पीड बताने में क्या दिक्कत है? हम लिख देंगे हाफ मास कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.07। नहीं बेटा 2.07 तो इलेक्ट्रोवोल्ट में है, इधर SI यूनिट लिख रहा हूं तो इधर तो जूल में लिखो। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में हमें कन्वर्ट करना आता है, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इधर भी जूल आ गया, इधर भी जूल आ गया। अब आप बड़े आराम से वी मैक्स को लिख सकते हैं कि वी मैक्स का स्क्वायर इज 2 इंटू 2.07 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये आपका आंसर है। बड़ा निकालते रहना यार ना। ये आपका आंसर, जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके पास स्पीड इतनी है, उसके पास बड़ा स्पीड इतनी है। आगे चले बच्चों, एक और बड़ा बढ़िया सवाल। मतलब मैं अलग अलग टाइप ऑफ सवाल करा रहा हूं कि किसी भी टाइप का सवाल अगर आप देख लो तो आपसे वो बन जाए, है ना। अभी थोड़ा बहुत सारा पढ़ना बचा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अभी तो सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही निपटा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल हुआ, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इक्वेशन। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसी इक्वेशन होती है आपको सिखा चुका हूं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट पर मीटर साइन 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स टी प्लस साइन ऑफ 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स टी is incident on a metal surface of
वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एक ऐसी मेटल सरफेस पे गिराई गई है जो बड़ा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट जिसका वर्क फंक्शन हो। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी इक्वेशन बताओ। सोचते बेटा, पहली बात तो बेटा t माइनस एक्स बाई वी टाइप लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं, जरूर बेटा x इक्वल्स टू 0 रहा होगा। x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है उस पर बेटा वेव की इक्वेशन ऐसी रही होगी, तो इसलिए वो x वगैरह नहीं होगा। x वगैरह होता तो भी हमारे इतना काम का था नहीं। हमारे काम का तो सिर्फ और सिर्फ ये है साइन समथिंग इनटू टी, साइन समथिंग इनटू टी। ये समथिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा कि साइन इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा इंटू टी, साइन ओमेगा इंटू टी। ऐसे लग रहा है जैसे ये जो वेव है ये दो वेव का सुपरपोजिशन है। ऐसी दो वेव्स का सुपरपोजिशन है जिसमें से एक वेव है E1 इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट पर मीटर साइन 5 इंटू 10⁻15। ये बेटा टी की बजाय अगर आपको ना पसंद हो ये टी तो मैं टी माइनस एक्स बाई वी लिख रहा हूं। ये जरूर इक्वेशन कहां पर लिख दी होगी, जहां पर आपके एक्स की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज टी माइनस एक्स बाई वी आना चाहिए था, जैसे मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा रखा है। इसी तरह से दूसरी वेव और है जहां पर E2 इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ 8 इंटू 10⁻15। टी नहीं बेटा, एक्चुअल में टी माइनस एक्स अपॉन वी रहा होगा, और वी भी नहीं, वी की जगह बल्कि सी रहा होगा, लेकिन खैर हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। यहां पर बेटा एक्स की इक्वेशन नहीं दे रखी थी, एक्स इक्वेशन में था नहीं, इसका जरूर एक्स इस पॉइंट पे 0 रहा होगा। इस बात से मैं समझ गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ सुपरपोजिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in which one electromagnetic wave has omega 1, not frequency, angular frequency, and another wave is having angular frequency omega 2. I know that this is the higher omega. If this is the higher omega, it means that this will have higher frequency. इसका मतलब दो अलग अलग तरह की लाइट गिराई गई है, जिसमें से एक के पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक के पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी बड़ी तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी, ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर बड़ी तो ये वाले फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा, और इस वाले फोटोन के पास अगर एनर्जी ज्यादा तो पक्की बात है कि ये वाला जो फोटोन होगा ये ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा। और सवाल है मुझसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात कर रखी है, तो अगर मुझे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं कहूंगा के मैक्स HF लिख दो बेटा, लैम्डा देन रखा, HF माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाली चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा वाली, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाली वो होगी जिसका ओमेगा ज्यादा वाला। तो इस वाले ओमेगा में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे सारा इंटरेस्ट सिर्फ इस ओमेगा में है। और फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है 8 इंटू 10⁻15, ये तो ओमेगा है। आई रियली होप यू रिमेंबर दैट कि ओमेगा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई 2 पाई, एंड दैट इज H। बेटा H कैसे लिखूं, 5 दे रखा है इलेक्ट्रोवोल्ट में, काश ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में हो तो के मैक्स भी हमारा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा। जूल में पूछा होगा तो उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। H मुझे इलेक्ट्रोवोल्ट में पहले से याद है, हालांकि एक्चुअल एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सवाल में दे रखा होगा। हमने बड़ा इतने सारे सवाल कर लिए, मैं तो याद हो गया। 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है 8 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई हर्ट्स। हम जानते हैं कि हर्ट्स और सेकेंड दोनों कैंसिल, -2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 10⁻15 और -15 कैंसिल। बड़ा ये छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, 4.14 इंटू 4 अपॉन बड़ा पाई की वैल्यू 3.14,
हाँ बेटा क्या मल्टीप्लाई करना है, 4.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई बेटा 3.27 आ गया होगा शायद। 3.27 इलेक्ट्रोवोल्ट आपकी एनर्जी आ गई, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये आ गई। तो कभी अगर इस स्टाइल से भी अगर दे रखा होगा ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फंडे हैं उनको यूज कीजिए। तो इस तरह से दो सवाल को मिक्स करके भी सवाल बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं, है ना बेटा। एडवांस में तो ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर का कोई सवाल पूछे इस बात के चांस कम ही रहते हैं। वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तब जाकर सवाल बनता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट भी काम आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल और, चलिए बेटा एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल और। सुनिए बेटा, ये मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है फाई, अननोन है। ठीक है, मैंने इस पर लाइट गिराई है ऐसे। ठीक है, अगर मैं इस पर लाइट गिराता हूं 5400 एंगस्ट्रॉम की, तो जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है v, उसकी स्पीड है v। लेकिन इसी मेटल पर अगर मैं लाइट गिराता हूं 3500 एंगस्ट्रॉम की, तो जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है, अब तुम समझिए कि तुम छोटी वेवलेंथ की अगर लाइट गिरा रहे हो मतलब ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरा रहे हो, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरा रहे हो मतलब तुम फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी। उसके पास अगर एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उसके पास स्पीड भी तो ज्यादा होगी। तो पक्की बात है कि उसके पास स्पीड वी नहीं होगी, वी से ज्यादा होगी। तो ये सवाल में गिवन है कि अगर आप 3500 एंगस्ट्रॉम की अगर वेवलेंथ की अगर लाइट गिराते हो तो जो फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड जो है वो v नहीं है बेटा, उसकी स्पीड 2v है। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सवाल में गिवन नहीं है। 5400 एंगस्ट्रॉम, जैसे अगर मैंने तो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से सवाल लिख दिया, एक्चुअल में सवाल कैसे लिखा हुआ आएगा। इनिशियली light of wavelength 5400 angstrom was irradiated on a metal surface. The fastest emitted electron was having speed v. If we incident electromagnetic wave of wavelength 3500 angstrom, then the fastest emitted photoelectron has twice the speed, which was in the initial case. Initial case में जो speed थी उसकी double speed है। Then find, अब सवाल है, then find वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का वर्क फंक्शन निकालो। निकालेंगे यार, बिल्कुल निकालेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात तो बताता हूं, मैं ना खास तौर से न्यूमेरिकल सवाल करते वक्त है ना हर स्टेप पर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखना पसंद नहीं करता। मैं सारा का सारा सवाल ना वेरिएबल में सोल्व करता हूं और आखिर में वेरिएबल्स में मैं वैल्यूज पुट करता हूं। हर स्टेप पर वैल्यूज पुट करके वहां सोल्व करो, इससे अच्छा क्या है कि किसी टफ सवाल में वेरिएबल्स में सोल्व कर लो और आंसर जब वेरिएबल्स में आ जाए तो आखिर में उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आसान पड़ता है। देखना कैसे, पहले वाले केस में जब मैंने λ1 वेवलेंथ डाली तो जो इलेक्ट्रॉन निकला फास्टेस्ट उसके पास स्पीड है v। मैं कह सकता हूं कि द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लेट इट इज k, दैट इज hc बाई, मैंने इसको λ1 लिख दिया, माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है,
जैसे ही मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट की वेवलेंथ λ2 की, तो फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड हो गई है दुगनी। जैसे ही मैंने कहा कि फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड हो गई है दुगनी, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी हो गई है 4 गुनी। दिस इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स कितनी एनर्जी दी माइनस वर्क फंक्शन। वैल्यूज पुट मत करो, एक बार वैल्यूज में पुट करो। अब देखो इन दो इक्वेशन को अगर देखूं तो दो अननोन है, काइनेटिक एनर्जी और फाई। बाकी सब तो नोन है, बाकी सब तो नोन है। इस इक्वेशन में इसको माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नहीं पूछी, कोई बात नहीं। क्या पूछा है? फाई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो। सर काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता हूं? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, के से के गायब हो जाएगा, सिर्फ एक अननोन बचेगा फाई। तुम मेरे सॉल्यूशन की ब्यूटी देख रहे हो कि हम के भी निकाल सकते हैं, फाई भी निकाल सकते हैं। के पूछा होता के निकालते हैं, फाई पूछा है फाई निकाल देंगे। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करता तो फाई गायब हो जाता, के आ जाता। सवाल में अगर के पूछा होता हम के निकाल देते। कोई बात नहीं, नहीं पूछा के, हमसे क्या पूछा? फाई। तो डिवाइड कर दो, के गायब हो जाएगा, फाई आ जाएगा। तो जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, के से के कैंसिल, 4 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन λ2 माइनस 5 अपॉन एच सी अपॉन λ1 माइनस 5। ऊपर गया ये λ1 बेटा, 4 टाइम्स एच सी बाई λ1 माइनस 4 टाइम्स 5 इज एच सी बाई λ2 माइनस 5। ये 4 लैम्डा उधर गया तो मेरे पास आ गया 4 5 उधर गया तो 3 5 इज 4 टाइम्स एच सी बाई λ1 माइनस एच सी अपॉन λ2। मेरे पास वर्क फंक्शन आ गया है 1/3, 4 टाइम्स एच सी बाई λ1 माइनस एच सी बाई λ2। बेटा दिस इज द आंसर। हालांकि मैंने अभी तक वैल्यूज पुट नहीं करी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि हर स्टेप पर वैल्यूज पुट करके क्यों टाइम वेस्ट करें अपन लोग तो आखिरी स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे। आप इस बात को गांठ बांध सकते हो कि सर इस तरह के न्यूमेरिकली टफ क्वेश्चंस के अंदर सर कब वैल्यू पुट करते हैं? लास्ट में। वैल्यूज बहुत आसान हो जैसे मैकेनिक्स वगैरह में होती है तो थोड़ा हर स्टेप पर वैल्यूज निकाल लो, लेकिन ऐसे सवाल में बेटा तुम जानते हो कैलकुलेशन हल्की हल्की टफ तो पड़ती है, मैं तो खुद कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में है ना वेरिएबल्स में सॉल्व कर लो और आखिर में वैल्यूज पुट कर दो, आसान पड़ती है। चलो बेटा फाई की वैल्यू आ गई 1/3, 4 टाइम्स एच सी 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन λ1। λ1 कितना था? 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, माइनस एच सी अब वापस से बड़ा भाई 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन बेटा 3500 एंगस्ट्रॉम कैंसिल इलेक्ट्रोवोल्ट, दैट इज 1/3। हाँ बच्चों ये तो आ गया 9.2 माइनस बड़ा कैलकुलेशन फिर से आप लोग चेक करते रहना। मैं तो बड़ा ठीक है, कहीं किसी स्टेप में कोई गड़बड़ हो गई हो, बट कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा वर्क फंक्शन कम्स आउट टू बी 1.88 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारा आंसर। और तो और पहले वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो इस 1.88 इलेक्ट्रोवोल्ट को बड़ा यहाँ रख दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दूसरे केस में कितनी है? उसकी 4 गुना है कि
हम बड़े आराम से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में ऑब्वियस बात है, सीखने के लिए, बताने के लिए काफ़ी सारी बातें थी। खास तौर से मैं कैलकुलेशन में मैं ऐसा चाहता था कि आप लोग भी एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेशन करें जैसे मैं करता हूँ। वरना बच्चे क्या करते हैं कि हर स्टेप पर कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो हर स्टेप में यार कहीं ना कहीं तो गलती हो जाती है ना, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में। तो आखिरी स्टेप में अगर करते हो ना तो गलती होने के चांसेस हल्के से कम रहते हैं। ठीक है, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, ऐसा नहीं कि बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मानना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से थोड़ा सा समय बचता है, बाकी ऑब्वियस बात है कि आपकी मर्जी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल और बढ़िया सवाल है। इस सवाल का थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। व्हेन आई से टेस्ट डिफरेंट है मतलब इस तरह का सवाल बेटा अक्सर ना शीट वीट में नहीं होता है। ठीक है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, और ऐसा मान के चल सकते हो कि हल्का सा कोर्स के बाहर का है, खासतौर से जेई मेन के कोर्स के बाहर का है। एडवांस में इस तरह का सवाल बड़े आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मेटल है, ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इस पर मैंने लाइट गिराई है ऐसी जिसकी वेवलेंथ 1242 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अक्सर हम बात करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकला है। ऑब्वियस बात है, बाकी सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर टक्कर की है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी Kmax से अक्सर कम रही होती है, और कुछ एक के पास तो ऑब्वियस बात बेटा अंदर ही टक्कर के अंदर इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है कि वो अंदर रह जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इस सवाल में मैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर टक्कर कर रहे हैं। आप कहोगे सर आपने कभी बताया नहीं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है। बस आपने इतना बताया कि उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो Kmax से कम होगी, जो अंदर टक्कर कर रहे हैं। उनकी एनर्जी कितनी होगी कभी आपने सिखाया ही नहीं। बेटा मैंने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उनका कोई रूल ही नहीं है। उन्होंने अंदर कितनी टक्कर की है और हर टक्कर में कितनी एनर्जी लॉस हुई है, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल में स्पेसिफिकली आपको बता दिया जाए कि हाँ भाई इतनी टक्कर करेगा और हर टक्कर में इतनी एनर्जी लॉस करेगा, तो हम कोई हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं, तब हम कोई ना कोई आइडिया लगा सकते हैं। तो सुनिएगा मेरी बात, इस फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है ऐसे, और लैटिस के अंदर कुछ बड़ा टक्कर करता है, और हर टक्कर के अंदर अपनी जितनी अवेलेबल एनर्जी है उसका 10% लूज करता है। जितनी अवेलेबल एनर्जी है उसका 10% लूज करता है। सर हमेशा 10% लूज करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इस सवाल में लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी अवेलेबल एनर्जी का 10% हर टक्कर में लूज कर रहा है। इसका ये अर्थ नहीं कि एक्चुअल मॉडल भी ऐसा है। एक्चुअल में तो पता ही नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी टक्कर करता है और हर टक्कर में कितनी एनर्जी लूज करता है, पता ही नहीं। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि अंदर इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है और हर टक्कर के अंदर अपनी अवेलेबल एनर्जी का, जितनी एनर्जी उसके पास है उसका 10% हर टक्कर में एनर्जी लूज कर रहा है। ये सवाल में गिवन है, ये लॉ नहीं है, ये सवाल में गिवन है। तो एक बात लिखिएगा बेटा, एन इलेक्ट्रॉन absorbs the photon and loses 10% of its अवेलेबल एनर्जी। जितनी इसके पास एनर्जी है उसका 10% हर टक्कर में लूज करता है। फाइंड इट्स kinetic energy when it emits out of the metal after
5 collisions in the lattice. लैटिस के अंदर, मेटल के लैटिस के अंदर 5 टक्कर करने के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके बाद इसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो सुनिएगा, सुनना बेटा, ये जो फोटोन गिरा है इसके पास कितनी एनर्जी है? आप बोलोगे hc/λ। हमने तो hc याद ही कर रखा है बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो कितना 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा इज 1242 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और उसके पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, ठीक है, और इसने पहली टक्कर की, पहला कोलिजन हुआ। पहला कोलिजन हुआ तो इसने इस 10 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी में से 10% एनर्जी लूज कर दी। 10% एनर्जी लूज कर दी। इतनी एनर्जी लूज कर दी इसने, है कि नहीं? इतनी एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। तो कितनी बची इसके पास? तो आप बोलोगे सर इसके पास बची है इतनी, आई थिंक बेटा 9 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गई। तो पहले कोलिजन के बाद इसके पास एनर्जी हो गई है 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छी बात है। फिर चलते 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 इसने अगली टक्कर की। जब सेकंड कोलिजन हुआ तो इसने अपनी जितनी एनर्जी थी, जितनी भी थी इसकी, जितनी भी थी, उसका 10% लूज कर दिया। कितनी थी? अब 10 नहीं थी, अब एनर्जी थी इसकी 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। 9 इलेक्ट्रोवोल्ट का 10% लूज कर दिया। अब इतनी है, अब इतनी है। अब जब तीसरा कोलिजन होगा, तीसरा कोलिजन होगा तो उसकी 10% एनर्जी लूज कर देगा। कितनी? जितनी थी। कितनी थी बड़ा? इतनी लूज करेगा, 9 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस दिस, उसकी 10% एनर्जी लूज करता जाएगा। तो एक बात सुनना, पहले एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसकी 10% एनर्जी गायब हुई, इसकी 10% एनर्जी गायब हुई। तो इसका मतलब अब इसके पास एनर्जी बच गई है 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी बच गई है? 90%। अब उल्टा सोचते हैं, कितनी बची है ये सोचते हैं, कितने गायब हुए नहीं सोचते हैं, कितनी बची वो सोचते हैं। तो पहली टक्कर में 10 का 90% बच गई। कितनी? 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगली टक्कर में इसका 10% गायब हो जाएगा और इसकी 90% रह जाएगी। इसकी 90% रह जाएगी, इसका मतलब 9 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 90/100। फिर अगली टक्कर में उसका 90% बचेगा, फिर अगली टक्कर में उसका 90% बचेगा। तो हमारे पास ऐसा लगता है कि एक जीपी बन जाएगी। सुनना बेटा, कैसे जीपी बनेगी? इनिशियली कितनी थी? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट। जैसे ही पहली टक्कर हुई, इस 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की 90% बच गई है और यह है आपका फर्स्ट कोलिजन। 90% बच गई है, ठीक है। अब ये इतनी है ना, अब तो इतनी है, अब इसका 10% गायब हो जाएगा और इसकी 90% बच जाएगी अगले कोलिजन में। तो आप कह सकते हो कि अगले कोलिजन में, सेकंड कोलिजन में इसकी 90% बच जाएगी और इसकी 10% गायब हो गई है। इसके अगले कोलिजन में ये जितनी है ना, इसकी 10% गायब हो जाएगी और इसकी 90% अब भी रह जाएगी। तो आप कहोगे सर इसके बाद 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू इसकी 90%, इसकी 90% कितनी होगी? 90/100, 90/100, 90/100, 3 बार। अब जब अगली टक्कर होगी तो इसकी जितनी ये है ना, इसकी 10% गायब हो जाएगी और इसकी 90% फिर भी रह जाएगी। इसकी 90% कितनी होगी? इसकी 90% होगी इंटू 90/100, इंटू 90/100 इज ऑफ कोर्स ये लो, ये आपका फोर्थ कोलिजन आ गया।
अब अगली जब टक्कर होगी तो इसकी 10% अगेन गायब हो जाएगी और इसकी 90% बच जाएगी। इसकी 90% कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 90/100 की पावर 5। तो 5 कॉलिजन करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां कहीं होगा और उसके पास एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 90/100 की पावर कितने कॉलिजन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, अभी तो बाहर निकलना बचा है। अभी तो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कॉलिजन में हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा आखिरी स्टेप में, तब मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ेगा और मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर जाने में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, सॉरी वर्क फंक्शन कितना है? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी और लॉस करेगा ये। तो जब बाहर आएगा तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आप कह सकते हो, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 90/100 की पावर 5 माइनस 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा कहां चला जाता है? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट चला जाता है ऑफकोर्स आखिरी में इस मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर निकलने में। हाँ बेटा, ये आ गया है आपका 5.9049 माइनस 3। आपके पास आंसर आ गया 2.9049 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपके इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए बेटा इस बात को? सर अंदर 6 कॉलिजन करता और हर कॉलिजन में अगर 10% एनर्जी का लॉस होता तो यहां पर 6 लिख देते। सर 7 कॉलिजन करता तो यहां पर 7 लिख देते। और तो और अगर मान लो कि n नंबर ऑफ कॉलिजन कर दिया तो मैं यहां पर n लिख देता, और इसके बाद अगर मान लो कि इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से थोड़ी सी भी अगर कम हो गई, फिर तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर कितने कॉलिजन करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उस केस में आप कह सकते हो कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू 90/100 की पावर n। n क्या है? आपकी नंबर ऑफ कॉलिजन। इसकी वैल्यू अगर थोड़ी सी भी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर ज्यादा हो गई, सॉरी बेटा 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर कम हो गई, क्योंकि अगर अंदर टक्कर करते करते एनर्जी अगर 2.9 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बाहर निकलने के लिए 3 चाहिए, है कितनी? 2.9। तो अगर अंदर टक्कर करते करते n टक्कर करने के बाद आपकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होगी, तो उस केस में आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम आउट। इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। आई होप बेटा इस बात को तो तुम समझ ही गए होंगे। अच्छा जुगाड़ था बेटा। इस तरह के सवाल IIT JEE एडवांस में पूछ सकते हैं, है ना, मेन में तो कहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। चलो बच्चों, होमवर्क अगली क्लास में देंगे इसका। तब तक आप अपनी EM वेव की शीट अगर बची हो उसे निपटाओ बेटा। AC अगर बचा हो, अल्टरनेटिंग करंट की शीट बची हो, HC बची हो, वो निपटा सकते हो। मैंने EM वेव्स और AC बेटा दोनों का ही HC भी करने के लिए कहा ही था, आप कर सकते हो। इसका होमवर्क कल देंगे। अभी तो बड़ा बचा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज खूब सारे सवाल कर लिए, लेकिन अभी तो खूब सारा बचा है। ठीक है, कल पढ़ते हैं।